पर यह खबर जरूर दिखाई गई कि अग्निपथ स्कीम का किस तरीके से युवाओं ने विरोध किया है, मगर यह नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से टूट चुके युवाओं ने आत्महत्या भी की है। हालांकि मैं उस आत्महत्या के उसमें समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि आत्महत्या जैसा विचार एक सिपाही के लिए अपराध है। इस तरीके का उनको कदम नहीं उठाना चाहिए था। मगर जब मैं देख रहा था मेरे आसपास ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं सर, मेरे परिवार में मेरी माताजी, मेरी बहन और मेरे जो भाई हैं सर, रात को वो सोते नहीं थे। रात भर जागकर वो बैठकर ये देखते थे कि कहीं भैया कोई गलत कदम ना उठा लें। जैसे ही कोरोना का असर कम हुआ, लॉकडाउन जैसी चीजें थोड़ी सी कम हुई, तो भर्ती निकली और मैं आर्मी के हैदराबाद आर्टिलरी सेंटर पर भर्ती देखने के लिए गया, जो कि मैंने रेस पास करी, वहां पर फिजिकल पास किया, फिर मेडिकल भी मेरा पास हुआ। फिर मैं इंतजार कर रहा था एग्जाम का, हमारा एग्जाम होने वाला था। उस एग्जाम का मुझे इंतजार था जो कि जनवरी 2022 में होने वाला था। इंतजार करते करते पता चला कि एग्जाम की जो डेट्स थी वो बार बार आगे बढ़ रही थी। सेंटर की तरफ से हमको नोटिस मिलता था। जैसे ही सर हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा एग्जाम होने वाला है, हमारी तैयारी भी बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम की चल रही थी। धीरे धीरे तारीखें बदलती हैं, वक्त बदलता है, समय बदलता है और एक मंथ आता है, वो होता है 16 जून 2022। एक ऐसा मैं कहूंगा काला दिन उस इतिहास का, उसको मैं स्वर्णिम दिन नहीं कहूंगा। उस दिन अग्निपथ स्कीम का जो है कि न्यूज सामने आया और उसका अनाउंसमेंट हुआ, और उसमें साफ साफ कहा गया कि जितनी भी पुरानी भर्तियां थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई हैं। सर जय हिंद। दीपक सिंह आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दीपक सिंह आजाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली बड़ी एक अच्छी बात है कि इनके नाम के आगे आजाद है और मेरे नाम के आगे भी आजाद है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज जो मेरे और दीपक के बीच में है कि ये भी एक फौजी के बेटे हैं और मैं भी एक फौजी का बेटा हूं। तीसरी जो बड़ी अच्छी बात है मेरे और दीपक में जो मिलती जुलती है वो ये है कि दीपक भाई फौजी बनना चाहते थे, बन गए थे, लेकिन एक ऐसा स्टेप और एक ऐसा घटनाक्रम जिंदगी में हुआ जहां पर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पाए। उसके बारे में आज मैं दीपक से बातचीत करूंगा, लेकिन मेरे टाइम में वो घटनाक्रम नहीं हुआ, इस कारण मैं भर्ती हो पाया था। शुक्रिया अगेन दीपक, आपने समय दिया। दीपक जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपके फादर, क्योंकि जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वो भी तोपखाने में थे, क्योंकि मैं भी तोपखाने का हिस्सा हूं और आप भी तोपखाने का खून हैं। तो पहले बताइएगा आपके पापा किस रेजिमेंट में थे, और उसके बाद जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कब आपने भर्ती देखी और भर्ती होकर भी आप क्यों भर्ती नहीं हो पाए, जरूर इसके बारे में बताइए दीपक जी। सबसे पहले धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद। जिक्र आपने मेरे पिताजी का किया है तो मैं जरूर उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट में थे, मिसाइल रेजिमेंट में, जैसा कि आपने बताया कि आप भी तोपखाने में थे। और 2009 में वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया से हम सभी को वो छोड़ के चले गए थे। मैं उनका नाम गर्व के साथ लेता हूं कि जी मैं, हाँ, शहीद जीतन सिंह का बेटा हूं। और उन्हीं से मुझे विरासत में मिला ये जुनून और जोश और ये देशभक्ति और उस वर्दी के लिए प्रेम था। और उसी से प्रेरित होके एक सपना देख के कि मेरे पिता की वर्दी मुझे बुला रही है, अक्सर मैं उस वर्दी को अपने स्कूल के कार्यक्रमों में 15 अगस्त या 26 जनवरी पर पहना करता था और उसी जोश के साथ आर्मी भर्ती देखने के लिए मैं तैयार हुआ था। जी, लेकिन ये आपने कोशिश भी की और 2022 के आसपास 2021-22 में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है शायद आप भर्ती भी हो गए थे। कब आपने भर्ती देखी थी, कहां वो भर्ती देखी थी और फिर क्या हुआ? सर, मेरी स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद जैसे ही मेरी उम्र हुई तो कुछ समय जो है कि कोरोना के समय बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। किसी भी तरीके की भर्ती किसी भी सेंटर पर या किसी भी एआरओ और बीआरओ पर नहीं हुई। जैसे ही कोरोना का असर कम हुआ, लॉकडाउन जैसी चीजें थोड़ी सी कम हुई, तो भर्ती निकली और मैं आर्मी के हैदराबाद आर्टिलरी सेंटर पर भर्ती देखने के लिए गया। वहां पर भर्ती हुई, हमने रेस में भाग लिया और जहां 300-400 की भीड़ भागती है और उसमें भागकर रेस
पार करना, एक आर्मी का जो फिजिकल है उसको पार करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मैंने रेस पास करी, वहां पर फिजिकल पास किया, फिर मेडिकल भी मेरा पास हुआ। फिर मैं इंतजार कर रहा था एग्जाम का, हमारा एग्जाम होने वाला था, उस एग्जाम का मुझे इंतजार था जो कि जनवरी 2022 में होने वाला था। इंतजार करते करते पता चला कि एग्जाम की जो डेट्स थी वो बार बार आगे बढ़ रही थी। सेंटर की तरफ से हमको जी, नोटिस मिलता था कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ। समय ओके। बहुत ज्यादा लगा, मेहनत सर बहुत ज्यादा थी उस भर्ती के पीछे। आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब हम आर्मी में भर्ती होने जाते हैं तो पेपर में हम मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसका जो फिजिकल होता है बहुत ही वो ज्यादा बहुत कठिन टफ होता होता है। है, और जी, उसका मेडिकल भी बहुत टफ होता है सर। जैसे ही ठीक हम है। भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही सर हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा एग्जाम होने वाला है, हमारी जी, तैयारी भी बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम की चल रही थी। धीरे धीरे तारीखें बदलती हैं, वक्त बदलता है, समय बदलता है, और एक मंथ आता है, वो होता है 16 जून 2022। जी, एक ऐसा, मैं कहूंगा काला दिन उस इतिहास का, उसको मैं स्वर्णिम दिन नहीं कहूंगा। उस जी, दिन जब अग्निपथ स्कीम का जो है कि न्यूज सामने आया और उसका अनाउंसमेंट हुआ, और उसमें साफ साफ कहा गया कि जितनी भी पुरानी भर्तियां थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई हैं। भारतीय सेना के साथ साथ, आर्मी के साथ साथ, नेवी और एयरफोर्स के ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी सर ज्वाइनिंग होने वाली थी, और हमारे सपनों पर जो पानी फेर दिया गया, जो हमको हतोत्साहित किया गया, वो इस अग्निपथ स्कीम की वजह से। जी। और जी सर। मतलब वो एक ऐसा दिन जिसे शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे, और एक पूरा ही मोड़ आपकी जिंदगी ने ले लिया। उस फैसले के बाद आपके दिल दिमाग पर क्या बीती, और जो आपके साथ और भी बच्चे थे जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, उन लोगों के ऊपर क्या बीती जब ये मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर आ गई? सर जब भी हम भर्ती में हिस्सा लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं और आगे जाते हैं, तो बहुत सारा समय भी लगता है और माता पिता का बहुत सारा पैसा भी लगता है। बहुत से माता पिता सर ऐसे होते हैं जो कहीं से कर्जा लेके अपने बच्चों को भर्ती दिखवाते हैं, उनकी कागज तैयार करवाते हैं। सर मैं आपको बताऊं, भर्ती के समय में आपने तो भर्ती देखी है, रात रात भर खड़े रहना पड़ता है, रात के 12 बजे से ही लाइन लग जाती है, और इतना ज्यादा इंसान परेशान होता है, बहुत ज्यादा। जब हम तैयारियां करें, बहुत सारा समय हमारा बीता, और जब हमें अंतिम समय में पता चला कि आप पेपर नहीं दे सकते हैं। सर आप सोचिए, किसी भी विभाग में या स्टूडेंट की लाइफ में या किसी भी तरीके से आपको कहा जाए आप तैयारी कीजिए, आप सारे स्टेप पूरे कर चुके हैं, और अंत में आके कहा जाए कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो आप पर कैसे बीतेगी सर। ये जी, बहुत मैं ही समझ। ज्यादा एक ऐसा हमको एक आघात पहुंचा था, एक ऐसी चोट थी जो रात और दिन सारे के सारे बच्चे यही सोचते थे कि हमारे पिताजी ने जो कहीं से जो कुछ कर्ज किया है वो कैसे उतरेगा। क्योंकि सर भर्तियों में पैसा लगता है, और इज्जत भी होती है, सपना भी होता है। और बात तब आ गई सर जब पता चला कि ये हमारी आखिरी भर्ती थी और हम ओवर एज हो गए थे। ओके, ये तो मतलब क्या उसके बारे में बोले, लेकिन उसके बाद क्योंकि फिर आप अग्निवीर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, ये भी चुनौती थी। लेकिन क्योंकि आज भी एक आवाज उठती है, आज भी मेरे पास कई लोगों के फोन मैसेज आते हैं सर की, जो पहले की जो भर्तियां थी, अग्निवीर से पहले की जो भर्तियां हुई थी, कम से कम सरकार उनको बहाल करे, या जो एज लिमिट है उसे 21 से 23 साल करे। क्या आप इससे सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए? जी सर, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुझे और मेरे साथ अन्य जो मेरे साथी हैं उनको भी मौका मिलेगा। सर टीवी पर यह खबर जरूर दिखाई गई कि अग्निपथ स्कीम का किस तरीके से युवाओं ने विरोध किया है, मगर ये नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से टूट चुके उन युवाओं ने आत्महत्या भी की है। हालांकि मैं उस आत्महत्या के उसमें समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि आत्महत्या जैसा विचार एक सिपाही के लिए अपराध है, इस तरीके जी, का उनको कदम नहीं उठाना चाहिए था। मगर जब मैं देख रहा था मेरे आसपास ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, सर मेरे परिवार में मेरी माता जी, मेरी बहन और मेरे जो भाई हैं, सर रात को वो सोते नहीं थे, रात भर जागकर वो बैठकर ये देखते थे कि कहीं भैया कोई गलत कदम ना उठा लें।
वो एक डर मैंने मेरी माँ और मेरे परिवार के अंदर जो देखा, उसने मुझे इतना मजबूत बनाया किस तरीके से कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगा, जिससे मेरी माँ अकेली रह जाएँ, क्योंकि मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। उस वक़्त मैंने कहानी को थोड़ा-सा एक नया मोड़ दिया। मैं अपने खेतों में गया और मैंने एक वीडियो बना के सभी से यही अपील की कि हमें जान नहीं देनी है और हमें हिम्मत नहीं हारनी है। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, हमें अभी जीतना बाकी है। जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं और कई मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं, वहां पर आप कवि सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। इसके लिए सैल्यूट। वीर रस को आप बना के रखिए, बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी एक सपना है अग्निवीर बन परमानेंट फौजी बनने का, वो साकार हो। लेकिन क्या आपने मैं चाहूंगा कि अंत में आप एक कविता जरूर सुनाइएगा, लेकिन उससे पहले कभी आपने कोशिश नहीं की कि सीएपीएफ में आप ट्राई करें, क्योंकि अग्निवीर का सपना टूट गया। मैं जो आपको सजेशन दे सकता हूं, आई डोंट नो कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि 27 ईयर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप उसके बारे में दीपक सोच सकते हैं। ये मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है, और आप ट्राई करें, थोड़ी सी कोचिंग लें और कोशिश करें, एग्जाम में अपीयर करें। और जो कोशिश करता है जीत उसी की होती है। दीपक सिंह जी आजाद। सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हाथ पर हाथ रखे कभी नौका पार नहीं होती। जी, तो देखिए सीएपीएफ के बारे में सोचिए। सीएपीएफ में भी मुझे एज चेक करनी होगी, आप भी चेक करिए अगर पॉसिबिलिटी है। असम राइफल की भर्तियां निकल रही हैं, बीएसएफ की भर्तियां निकल रही हैं, उसमें आप एक ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो मैंने आपसे कहा कि आप आर्मी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास एज है उसके लिए अप्लाई करने की, आप उसके बारे में सोचिए दीपक। जी सर, मैं ज़रूर सीडीएस के थ्रू सेना में जाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे लिए ऊपर वाले ने सोचा है वो तो होगा ही, मगर मैंने मेरे लिए सोचा है कि मुझे मेहनत जी तोड़ करनी है कि कहीं मैं खुद से सवाल ना करूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई थी। जी, आज अब आप क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आपकी जिंदगी निकल रही है? कभी मलाल होता है इस बात का कि अ, मैं भर्ती भर्ती होते रह गया, और कभी ऐसा लगता है कि यार काश एक चांस और मिलता तो मैं अग्निवीर होता देश का? सर, बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का दुःख होता है। मैं अक्सर उस वर्दी को देखा करता हूँ, हमारे पास में मथुरा में भी आर्मी है, अक्सर हमारा जाना होता है, या फिर हमारे आस-पास से जब मैं फौजियों को देखता हूँ, तो मैं आँखों में आँसू भर लाता हूँ ये सोच के कि इस वर्दी का सपना देखा था, इसको धारण करना था, इसको पहनना था और इतने करीब थे हम, बस एक सीढ़ी दूर थे, हमें किसी ने उस सीढ़ियों से धक्का मारा और हम ज़मीन पर आकर गिर गए। आज भी हमारी माँ कहती हैं कि अगर आप उस भर्ती में लग जाते तो 3-4 साल की आपकी सर्विस हो जाती और बड़ा ही एक अच्छा जीवन होता। क्योंकि सर बहुत मुश्किल होता है, आप जी। किसी चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप बहुत आगे तक जाते हैं, फिर आपको बोला जाए नहीं सॉरी यू आर नॉट अलाउड। कोर्ट ने भी सर ये कह दिया गया कि आपको एग्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। उसने हमें यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी भी किया था कि इस तरीके का फैसला कोर्ट का हमारे प्रति, छात्रों के प्रति जो भविष्य है इस देश का, जो सही नहीं लगा सर। जी, मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं दीपक, मैं कहूँ तो लाखों युवा ऐसे हैं जिनको अग्निवीर स्कीम ने यह सदमा दिया है। उनमें से कई भाई हमारा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन कईयों ने आज भी हौसले रखे हैं। मैं चाहूंगा कि एक लंबा वक्त आपसे ले लिया है, 2-3 पॉइंट जो सजेशन मेरी आपके लिए है कि आप सीएपीएफ के लिए ट्राई करिए और आप आर्मी ऑफिसर्स बनने के लिए कोशिश करते रहिए। आप जरूर एक दिन जीत आपकी होगी। लेकिन आज कैसे आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है, क्या कुछ आप कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटी सी कविता आपकी तरफ से। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने पूछा थोड़ा-सा जीवन यापन के बारे में, तो सर मैं अपने गाँव में रहता हूँ, अपनी खेती-बाड़ी करता हूँ और हमारे पास गायें भी हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। और मैं गाँव में सर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और एक एमएनसी में वर्क फ्रॉम होम करके अपना जीवन यापन करता हूँ और कुछ सोशल मीडिया से भी अर्निंग सोर्सेज़ हैं मेरे, जिनको मैं रखता हूँ। बाकी इन चीज़ों को साइड रख के मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ और जब मुझे मौका मिलता है कविता सुनाने का, तो कुछ चैनल जो मुझे एक अवसर देते हैं, जैसे आपने मुझे अपने बीच में बिठाया है, आपके चैनल के बीच में,
बहुत बहुत शुक्रिया JK 24x7। तो वहाँ पर मैं कविताएं भी सुनाता हूँ और मैं अपने गांव में रहकर अपनी माँ की सेवा करता हूँ। जी, बस एक कविता मेरे दर्शकों के लिए एक छोटी-सी कविता सुना दीजिए दीपक भाई, क्योंकि लंबा वक़्त नहीं लूँगा मैं आपसे, आई नो बहुत काम है बिल्कुल, आपको। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ये मौका दिया। सर, एक परिस्थिति पर मैंने कविता लिखी है कि एक फौजी को एक बार पकड़ लिया जाता है। फौजी AK-47 चलाता है तो दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। अगर वही फौजी अगर कलम भी चलाता है, कभी भी है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा ही गज़ब लगता है। जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं? जब उनको पकड़ लिया गया और कहाँ से आए हैं? तो उस फौजी ने जवाब दिया कि जब माँ का आंचल सूना हो, कि जब माँ का आंचल सूना हो, तब वह आंचल चिल्लाता है, अपने सुत अपने लाल को वह रह रह के बुलाता है। जो माँ की दुविधा समझ सके, जो माँ का आंचल पहन सके, ऐसा मैं भारतवासी हूँ, ऐसा मैं भारतवासी हूँ। रणभूमि में वीर बने जो, रणभूमि में वीर बने जो, लक्ष्य को भेदी तीर बने जो, माँ की प्यास का नीर बने जो, ऐसा मैं भारतवासी हूँ, ऐसा मैं भारतवासी हूँ। है सूर्य जैसी आग हमारी, सर, है सूर्य जैसी आग हमारी, है नाम हिंदुस्तान और है हिंदुस्तानी पहचान हमारी, हिंदुस्तानी पहचान हमारी। राधे राधे, जय हिंद। जय हिंद सर। शुक्रिया दीपक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय दिया अंत में जाते-जाते, क्योंकि आप मेरे जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका और हमारा तोपखाने से बहुत अच्छा संबंध है, हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो बस लास्ट में छोटे भाई को इतनी सजेशंस कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जवान के तौर पर आई नो कि अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप ऑफिसर्स के लिए ट्राई करिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी सर्विस के दौरान कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो जवान नहीं बन पाए, लेकिन जवान नहीं बन पाने के कारण उन्होंने ऑफिसर्स के लिए ट्राई किया और वो ऑफिसर्स बन के इंडियन आर्मी में पहुंचे हैं। जी और सर। इनमें से मेरे पास कम से कम 2 कमांडिंग ऑफिसर मेरी सर्विस में ऐसे रहे जो जवान नहीं बन पाए, जवान की रेस पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वो अफसर बन के इंडियन आर्मी में आए। तो आप कर सकते हैं, करिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। प्लीज टेक केयर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू दीपक। थैंक यू। थैंक यू।